रहस्यमयी कमरा। छोटा सा ट्रंक ग्रेनाइट के फर्श पर रगड़ते हुए चीख रहा था, मानो किसी राक्षसी कील को किसी विशाल चॉकबोर्ड पर घसीटा जा रहा हो। जब मुझे लगा कि कोई मुझे बुरी नज़रों से देख रहा है, तो मैंने धीरे से माफ़ी मांगी और उस चीज़ को धकेलता रहा। माँ सही कह रही थी, मुझे अपनी सारी किताबें और कपड़े इस पुराने लोहे के बक्से में नहीं ठूंसने चाहिए थे। लेकिन फिर भी यह अस्थायी असुविधा सैकड़ों किलोमीटर दूर भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशनों और ठसाठस भरी बसों से होते हुए घर वापस आने के इस भार को ढोने से बेहतर थी। जैसे ही मैं अपने गंतव्य के बाहर रुका, गूंजती चीखें अचानक थम गईं। मैंने कमर पर हाथ रखे और जंग लगे लोहे के दरवाजे के ऊपर लगे जर्जर लकड़ी के तख्ते को देखकर राहत की सांस ली। तख्ते पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी, जिस पर 112 नंबर उभरा हुआ था। अरे हाँ, तिलक 112। क्या आप जानते हैं कि हर कॉलेज की अपनी एक शहरी कहानी होती है, एक डरावनी कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, वर्षों से बढ़ती और रूपांतरित होती जा रही है और संस्थान की विरासत और पहचान का हिस्सा बन रही है। खैर, तिलक छात्रावास में कमरा 112 हमारा था, एक कथित रूप से भूतिया जगह जो कॉलेज के सबसे पुराने छात्रावास के एक अंधेरे कोने में छिपी हुई थी, जिसका नाम भारत के महानतम क्रांतिकारियों में से एक के नाम पर रखा गया था। इसने वर्षों में एक शांत प्रतिष्ठा अर्जित की थी, इतनी कि किसी भी नए छात्र का कैंपस संस्कृति में प्रवेश किसी नशे में धुत सीनियर द्वारा उसे तिलक 112 में सस्ती बियर की चुस्कियां लेते हुए आत्महत्या और हत्याओं की भयावह, यद्यपि अधिकतर काल्पनिक कहानियां सुनाए बिना पूरा नहीं होता। जर्जर दरवाज़ा एक भयानक कराह के साथ खुला, मुझे मेरी कल्पना से झकझोरकर मेरे नए रूममेट के सामने ला खड़ा किया। बिखरे बाल, चमकती आंखें और होठों पर नाचती एक दोस्ताना मुस्कान। उस बदनाम कमरे में रहने वाले के लिए वह बिल्कुल भी डरावना नहीं लग रहा था। अरे, मैं रांझा हूँ, उसने मेरा हाथ हिलाया। तुम मेरे नए रूममेट होगे, सामान में कोई मदद चाहिए? हाँ कृपया, मैंने कृतज्ञतापूर्वक उत्तर दिया। हमने भारी बक्सा कमरे में घसीटा, रास्ते में बड़बड़ाते और लड़खड़ाते हुए, लेकिन आखिरकार उसे दरवाजे के दूसरी तरफ खिड़की के नीचे वाले हिस्से के नीचे धकेलने में कामयाब रहे। मैं खाली बिस्तर पर लेट गया, सांस लेने और अपनी दुखती बाहों को आराम देने के लिए एक पल रुका, फिर चारों ओर देखा। ठंडी सफ़ेद दीवारों पर जिनका रंग उखड़ रहा था और ऊपर से मैंने रांझा को अपना परिचय दिया और जल्द ही हम पुराने दोस्तों की तरह बातें करने लगे। तो तुम पिछले कुछ दिनों से यहीं सो रहे हो? मैंने चौंकते हुए पूछा। बिल्कुल अकेले, उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। और मैं अभी भी जिंदा हूं, लगता है इस कमरे में जो भी भूत है उसने मुझे बख्शने का फैसला कर लिया है। फिलहाल के लिए, मैंने कहा। लेकिन सच में क्या तुम्हें इस जगह में कुछ अजीब सा लगा? अजीब सी आवाज़ें, ठंडी जगहें या सोते समय कोई तुम्हारे पैर की उंगलियां खुजा रहा हो? नहीं नहीं, जाहिर है, उसने सिर हिलाते हुए कहा। तुम सच में भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने रक्षात्मक स्वर में कहा। मैं भी नहीं, उन्होंने कहा। हम जैसे इंजीनियरिंग के छात्रों को इस अंधविश्वासी बकवास पर विश्वास करने से बेहतर पता होना चाहिए, है ना? मैंने गुस्से से सिर हिलाया। लेकिन अगर मैं इन सब बातों पर यकीन भी करूं, उसने हाथ हिलाते हुए कहा, तो भी यह कमरा मुझे डरा नहीं पाएगा। इसकी कहानी डरावनी से ज्यादा दुखद है ना? इससे मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। आपका मतलब उस लड़के से है जिसकी लगभग 40 साल पहले यहां हत्या कर दी गई थी? ठीक है, उसने सिर हिलाया। मैं मान रहा हूं कि तुम्हें कहानी के बारे में पता है। मैंने स्वीकार किया, मैंने इसके विभिन्न संस्करण सुने हैं। यह उस खेल टेलीफोन जैसा है ना? कहानी जितनी आगे बढ़ती है उतनी ही ज्यादा विकृत होती जाती है और फिर मूल रूप से बिल्कुल अलग रूप ले लेती है। मैंने पूछा, आप कौन सा संस्करण जानते हैं? खैर, मेरे पिता यहाँ काम करते थे, इसलिए यह सच के जितना करीब हो सकता है। बकवास नहीं, मैंने कहा। चलो सुनते हैं। ठीक है, वह मुस्कुराते हुए बोला और फिर डरावनी कहानी सुनाने लगा। करीब 40 साल पहले एक लड़के ने इस कॉलेज की प्रवेश परीक्षा पास की थी। खास बात यह थी कि वह यहाँ काम करने वाले एक चौकीदार का बेटा था। और आपके पिता उसे जानते थे? मैंने पूछा, बीच में बोलने पर थोड़ा दोषी महसूस करने से पहले। हाँ, उन्होंने किया और उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें अपने बेटे पर कितना गर्व है। देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि वे गरीब पृष्ठभूमि से थे, बल्कि वे दलित या निचली जाति के भी थे।
ऐसे किसी व्यक्ति के लिए इतनी कठिन चुनौतियों को पार करके इस प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश पाना अविश्वसनीय से कम नहीं था। आश्चर्यचकित आंखों से वह कैंपस में चला आया, ठीक वैसे ही जैसे वह अपने पिता के साथ हजारों बार पहले भी आया था, लेकिन इस बार एक छात्र के रूप में। इसी कमरे में वह एक आदर्श छात्र था, जो कड़ी मेहनत करता था और हद से ज्यादा आज्ञाकारी था। ज्यादा मिलनसार न होने के कारण वह अक्सर अपना खाली समय यही बिताता था, उस खिड़की के पास अपनी मेज पर झुका हुआ, अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करता था। इसी खिड़की से उसने पहली बार उसे देखा था। वह अब तक की सबसे खूबसूरत लड़की जिसे उसने देखा था, वह अपने पिता के घर में उस चारदीवारी के ठीक उस पार रहती थी, जो उस समय एक साधारण बार हुआ करती थी। अपने बेडरूम की खिड़की से उसे उसके कमरे का स्पष्ट दृश्य दिखाई देता था। यह सब उन पुरानी बॉलीवुड फिल्मों की तरह शुरू हुआ, जब वे हफ्तों तक एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहे। उसके बाद ही उसने हिम्मत जुटाई और बाहर जाकर उससे बात की। रुको, वह शर्मीला लड़का उसके पास आया। मैंने आश्चर्य से पूछा। रांझा हंसा। प्यार एक अजीब सी ताकत का जरिया होता है ना? उसकी क्षणिक हिम्मत रंग लाई और जल्द ही वे एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए। वह उसके लिए एकदम सही जोड़ी थी, बहिर्मुखी और उद्दंड। अगर कोई जोड़ी स्वर्ग में बनी थी तो वह थी, लेकिन उसके पिता को यह पसंद नहीं थी। उसके पिता, हाँ, कठपुतली कलाकार। वह कठपुतली चलाने वाला था। हाँ, उन्होंने जवाब दिया। राजस्थान के सबसे मशहूर लोगों में से एक, जिन्हें एक बार राष्ट्रपति ने भी सम्मानित किया था। उन्हें इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि उनकी बेटी शादी से पहले किसी लड़के के साथ संबंध बना रही थी, और जब उन्हें लड़के की जाति का पता चला तो उनका गुस्सा और भड़क गया। ओह बकवास, मैंने कसम खाई। उसने सिर हिलाया। वह रात में कुछ गूंडों के साथ इस कमरे में घुस आया और लड़के को पीट पीट कर मार डाला, फिर उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके उस अलमारी में ठूंस दिए जिसे अभी तुम्हारा पैर छू रहा है। मैं सिहर उठा और जल्दी से अपने पैर पास ले आया तो लड़की को क्या हुआ? उसके पिता ने उसकी सगाई एक अधिक सम्मानित व्यक्ति से कर दी थी, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, लेकिन वह अपने पहले प्यार से उबर नहीं पाई थी और उसने अपनी शादी की रात को फांसी लगा ली। वाह, धिक्कार है। कहा जाता है कि उसने खुद को फांसी लगाने के लिए उन्हीं धागों का इस्तेमाल किया था जिनका इस्तेमाल उसके पिता अपनी कठपुतलियों के लिए करते थे। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह कितना सच है। मैंने पूछा, क्या पिता कभी पकड़े गए? क्या उन्हें उनके किए की सजा मिली? उसने सिर हिलाया। पुलिस ने कहा कि लड़का नशे का आदी था और उसके डीलरों ने पैसे न चुका पाने की वजह से उसकी हत्या कर दी। जानते हो, तुमने मुझसे झूठ बोला, मैंने बनावटी गुस्से से कहा। वह कहानी बहुत परेशान करने वाली थी और अब मुझे इस कमरे से पहले से भी ज्यादा डर लग रहा है। हाँ, माफ करना। वह मुस्कुराया। मुझे यह किसी डरावनी कहानी से ज्यादा एक दुखद प्रेम कहानी लगती है। मैं बस उन दोनों के भूतों के बारे में सोच भी नहीं सकता जो किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हों। उदास, शायद हिंसक। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे नहीं पता, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं बहुत बदला लेने वाला भूत बन जाऊंगा। खैर, उम्मीद करते हैं कि हमें कभी पता न चले। चलो, देर हो रही है, कल सुबह सुबह रजिस्ट्रेशन है। उसने इशारा किया। सोने का समय हो गया है। उस रात नींद आश्चर्यजनक रूप से आसानी से आ गई। मुझे लगता है कि मैं जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा थक गया था, और उस भूतिया कमरे की परेशान करने वाली कहानी भी मेरी मानसिक स्थिति पर कोई असर नहीं डाल पाई। लेकिन किसी चीज ने मुझे मेरी गहरी नींद से जगा दिया। मैंने पलकें झपकाईं और अपनी धुंधली आंखें खोली, यह सोचकर उलझन में था कि आखिर मुझे किसने जगाया था। ऐसा लग रहा था मानो किसी आवाज ने मेरे सपनों के धुंधलेपन को चीरकर मुझे होश में ला दिया हो। मैंने अपना सिर ऊपर उठाया और सुनने के लिए कान लगाए। टेनेडना है, टेनेडना है, टेनेडना है। ऐसा लग रहा था जैसे चूड़ियां आपस में धीरे से टकरा रही हों। ठंडी हवा के साथ यह हल्की सी झनझनाहट खुली खिड़की से अंदर आ रही थी, जिससे मेरी पीठ पर झुनझुनी सी दौड़ रही थी। चांदनी की तेज किरणें पर्दों से छनकर आ रही थीं, जो चूड़ियों की लय के साथ धीरे धीरे फड़फड़ा रहे थे, जिससे कमरे में एक मंद सफ़ेद चमक फैल रही थी। मैं दबे पांव खिड़की के पास पहुंचा। ठंडी जमीन मेरे पैरों के तलवों में चुभ रही थी। फिर मैंने पर्दों को एक तरफ खींचा और यह नज़ारा देखकर लगभग चीख ही पड़ा। हॉकी के मैदान में नंगे पांव, मैजेंटा रंग का दुल्हन का लहंगा पहने एक महिला खड़ी थी।
उसका चेहरा एक पतले पारदर्शी दुपट्टे से ढका हुआ था। उसकी पहले से ही गोरी त्वचा पर हल्की हल्की चांदनी पड़ रही थी, जिससे वह एक अलौकिक रूप धारण कर रही थी। सोने के आभूषण रोशनी में चमक रहे थे और हवा उसके चारों ओर घूम रही थी, मानो उस खूबसूरत दृश्य में खलल डालने से डर रही हो। कुछ मीटर की दूरी पर एक मोर खड़ा था, जिसके सुंदर पंख बिखरे हुए थे और उनकी सुंदरता सामने खड़ी महिला के सामने बहुत कम पड़ रही थी। मेरी सांसें मेरे गले में अटक गईं। आखिर ये क्या हो रहा है? वाह, मैंने अनायास ही फुसफुसाते हुए कहा, मानो मेरे सामने इस मनमोहक दृश्य को स्वीकार करने की तीव्र इच्छा हो। फिर वह मुड़ी इतनी तेजी से कि उसका दुपट्टा उसके सिर से नीचे सरक गया और उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। आज तक मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने उसी समय अपनी आंखें बंद क्यों नहीं कर ली। उसके चेहरे के भाव बेमेल थे, बहुत तीखे और कोनी, और किसी इंसान से अपेक्षित कोमल मांसल वक्रों से कहीं ज्यादा लकड़ी जैसे लग रहे थे। उसने मुझे घूरा। उसकी बिना पलके झपकाए आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं, लगभग अपनी कोठरियों से बाहर निकल रही थीं, जिससे मेरे घुटने उनके अस्वाभाविक सौंदर्य से कांप रहे थे। फिर उसका जबड़ा इतना नीचे गिर गया, मानो मुंह खोलने का यही एकमात्र तरीका था। उसने अपने होंठ हिलाने शुरू कर दिए और मुझे घूरती रही, पता नहीं कैसे, पर मुझे उसकी फुसफुसाहट सीधे मेरे कानों में महसूस हुई। वो बहुत दूर थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे पास ही बुदबुदा रही हो। ऐसी बुरी दुष्ट बातें बुदबुदा रही थी जो किसी भी इंसान को कभी नहीं सुननी चाहिए। मुझे उसकी कोई बात समझ नहीं आई, पर मेरे पूरे शरीर में खतरे की घंटियां बजने लगी। मेरे शरीर की हर कोशिका चीख रही थी, मुझे मेरे जीवन के लिए खतरे की चेतावनी दे रही थी और मुझसे भाग जाने की विनती कर रही थी। लेकिन मैं वहीं जड़वत खड़ी रही, मानो मुझे सम्मोहित कर दिया गया हो और मैंने अपने अंगों पर से नियंत्रण खो दिया हो। और फिर उसका शरीर अजीब सी झटके के साथ हिला। वो लड़खड़ाती हुई मेरी तरफ बढ़ी। उसकी हरकतें अकड़ और अकड़न भरी थीं, मानो उसका अपने शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं था। कठपुतली की तरह जैसे जैसे वो मेरे करीब आती गई, मैं उसके शरीर से बंधे धागों को देख पा रहा था। नहीं, धारदार तार जैसे धागे जो उसके शरीर के चारों ओर लिपटे हुए मांस को चीरते हुए ऊपर के स्याह कालेपन में गायब हो रहे थे। वो और करीब आती गई और करीब और करीब। मेरा शरीर क्यों नहीं हिल रहा है? अब वह मेरी खिड़की के ठीक पास थी और मैं उसे साफ देख सकता था। उसकी गर्दन पर एक गहरा जख्म था जो उस भारी हार के ठीक नीचे दिखाई दे रहा था, जहां रस्सी कसी हुई थी और उसके शरीर से प्राण निचोड़ रही थी। जख्म के आसपास का मांस सड़ गया था और त्वचा झुर्रीदार और धब्बेदार हो गई थी। उसने अपने हड्डी जैसे हाथों को ऊपर उठाकर खिड़की की लोहे की सलाखों के चारों ओर लपेट लिया। उसकी चूड़ियां जोर से झनझना रही थीं और खुद को इस तरह ऊपर खींच लिया कि उसका चेहरा मेरे चेहरे से बस कुछ इंच की दूरी पर था। उसकी ठंडी सांसें मेरे शरीर में बिजली के तेज करंट की तरह चुभ रही थीं। जब मैं सोच रहा था कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तभी उसका चेहरा विकृत हो गया। उसका मुंह खुला हुआ था, मानो वह चीख रही हो, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। यह मेरे जीवन में देखी गई सबसे डरावनी चीज थी। और फिर आखिरकार कमरे में चीख पुकार मच गई। आवाज देरी से आई, उसकी अजीबता मेरी आत्मा में धंस गई। उसमें अपूर्णीय छेद कर गई, लेकिन जादू टूट चुका था और मैं दौड़ पड़ा। जैसे ही मैं कमरे से बाहर कूदा और बाहर गलियारे की दीवार से टकराया, मेरी नज़र रांझा पर पड़ी जो एक कोने में सिमटा हुआ था और डर के मारे कराह रहा था। मुझे रुककर उसकी मदद करनी चाहिए थी या कुछ और करना चाहिए था, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैं हॉस्टल से बाहर भागा और तब तक दौड़ता रहा जब तक कि मैं कैंपस के मुख्य द्वार तक नहीं पहुंच गया और घबराए हुए सुरक्षा गार्ड ने मुझे रोक लिया और पानी पिलाया। मैं उस रात अपने कमरे में वापस नहीं गया, बल्कि सुबह होने तक बाहर ही रहने का निर्णय लिया और फिर जैसे ही प्रशासनिक कार्यालय खुला, मैं वहां पहुंच गया। प्रभारी व्यक्ति मेरी ओर देखता रहा, यद्यपि मैंने उसे रात में घटित घटनाओं का अपेक्षाकृत कम अलौकिक संस्करण बताया था। यह तो मजाक है ना, उन्होंने उपहास किया। नहीं साहब, ऐसा नहीं है, हम उस कमरे में सुरक्षित नहीं हैं, कृपया समझिए। अब मुझे पता चला कि तुम मजाक कर रहे हो, उसने बीच में ही टोकते हुए कहा। रूममेट, बेटा, तिलक 112, जैसे उस विंग का बाकी कमरा सिंगल रूम है। अरे, वहां तो एक और बिस्तर लगाने के लिए भी जगह नहीं है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।